वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो देखिए हम एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस में ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार वो हम पूरा कर चुके हैं, जिसमें प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध आता है। ठीक है, आज एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और ये जो टॉपिक है ये आपकी किताब में एज सच नहीं दे रखा, तो इसकी मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगा। मेरे पास जो बुक है मैं उसमें से फ़ोटो खींच के आपके पास भेज दूंगा, आप उससे याद कर सकते हैं। और ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और सिंपल भी है। और वो टॉपिक है वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधार, न्यायिक सुधार, वॉरेन हेस्टिंग्स के न्यायिक या न्याय संबंधी सुधार। ठीक है, अब आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स कहाँ से आ गया एकदम, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझना होगा कि जैसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राजनीतिक रूप से अधिकार कर लिया था। और शायद आप जानते हैं कि जो बंगाल का जो पहला गवर्नर बनाया गया था वो लॉर्ड क्लाइव था, है ना। लॉर्ड क्लाइव जो है वो 2-3 बार जो है गवर्नर रहा भारत का, में मतलब बंगाल का। 1757 में प्लासी का युद्ध जीतने के बाद फिर 1757 से लेकर 1760 तक रहा, फिर 1765 से लेकर 1767 तक रहा। ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स की हम बात कर रहे हैं ये भारत का गवर्नर जनरल रहा, बंगाल का नहीं बल्कि भारत का गवर्नर जनरल 1772 से लेकर 1785 के बीच में। और बहुत से गवर्नर जनरल आए, जैसे आपने नाम सुना होगा बाद के गवर्नर जनरल्स का, जैसे लॉर्ड डलहौजी है, शायद आप मतलब आपने सुना होगा इनका नाम। लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड डलहौजी है और लॉर्ड मिंटो हैं, शायद आपने इनके नाम सुने हो, कभी आपने आधुनिक भारत के बारे में पढ़ा हो। तो वॉरेन हेस्टिंग्स वाज वन ऑफ द गवर्नर्स ऑफ इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना जो प्रशासन था वो गवर्नर के माध्यम से चलाती थी भारत में। तो गवर्नर मतलब उसकी सुप्रीम पोजीशन होती थी भारत में। तो वॉरेन हेस्टिंग्स वाज वन सच गवर्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने उस समय भारत में प्रचलित जो व्यवस्था थी उसमें कई सुधार किए। जैसे उसके अनेक सुधार हैं, भू राजस्व संबंधी सुधार हैं, उसके जो है सुरक्षा से संबंधित सुधार हैं, न्यायिक सुधार हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में वॉरेन हेस्टिंग्स के न्यायिक सुधार का टॉपिक है, तो हम सिलेबस को देखते हुए केवल वही टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक, उससे पहले पहले भारत में जो प्रचलित न्याय व्यवस्था थी उसमें बहुत से दोष विद्यमान थे। एक तो न्याय का जो कार्य होता था, इस आजकल की तरह उस समय अदालत नहीं हुआ करती थी। वॉरेन हेस्टिंग्स से पहले न्याय का जो कार्य होता था ये जमींदारों के हाथों में होता था, और जमींदार जो है वो बहुत भ्रष्ट होते थे। न्यायिक फैसलों में या न्यायिक मुकदमों में धन की बहुत बड़ी भूमिका होती थी। बड़े से बड़ा अपराधी, ठीक है, धन देकर जमींदार द्वारा छोड़ दिया जाता था। जमींदारों को तो धन चाहिए था, जो उनका न्याय का कार्य था वो उसका निष्पादन जो है सही ढंग से नहीं करते थे। और जो छोटे अपराधी होते थे उनको भारी जुर्माना देने के लिए जमींदार बाध्य किया करते थे। उस समय जो न्यायालय होते मतलब कोई अधिकार स्पष्ट नहीं थे कि कैसा न्यायालय, दीवानी कार्यों के न्यायालय, फौजदारी कार्यों का न्यायालय, कुछ अधिकार उसमें स्पष्ट नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए न्याय प्राप्ति के लिए लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत की प्रचलित न्यायिक व्यवस्था में सुधार किए। वो क्या क्या थे? सबसे पहला सुधार ये था कि उसने जमींदारों को न्यायिक कार्यों से वंचित कर दिया। द जमींदार्स
दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द जुडिशियल फंक्शंस या जुडिशियल पावर्स। वॉरेन हेस्टिंग्स से पहले मैंने आपको बताया है कि दीवानी और फौजदारी मुकदमों का जो फैसला किया करते थे वो जमींदार किया करते थे। और मैंने आपको बताया कि अधिकांश जमींदार ना तो निष्पक्ष न्याय किया करते थे, और जो अपराधियों से जो वो फीस वसूला करते थे जुर्माने के तौर पर, वो उसको अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझा करते थे। तो ये सब रोकने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने, इस अन्याय को रोकने के लिए जमींदारों को उनके ज़्यादातर जो न्याय की शक्तियां हुआ करती थी उससे वंचित कर दिया। अब जमींदार केवल छोटे मोटे मुकदमों का फैसला कर सकते थे। जो बड़े मुकदमे थे अब अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिए। अब वो लिए कैसे, क्या किया उन्होंने? तो दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि जिलों में दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना। दीवानी और फौजदारी दीवानी और फौजदारी अदालत या न्यायालयों की स्थापना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स। आप जानते हैं कि आज के टाइम में भी क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, वो अलग होता है, सिविल कोर्ट अलग होता है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या प्रोविजन किया कि उसने प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी अदालत की स्थापना कर दी। फौजदारी और दीवानी न्यायालयों की स्थापना कर दी। हर एक जिले में देयर वुड बी वन सिविल कोर्ट एंड वन क्रिमिनल कोर्ट, और दोनों अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र निर्धारित कर दिए। जैसे दीवानी अदालत में तो ज़्यादातर दीवानी अदालत का क्या कार्य था? धन संबंधी जो मुकदमे होते थे, उत्तराधिकार संबंधी मुकदमे, विवाह संबंधी मुकदमे, कर्ज, सूद, ठीक है, ये जो मुद्दे हैं ये दीवानी अदालतों में इनके फैसले हुआ करते थे। ठीक है। और दूसरी जो अदालत होती थी यानी फौजदारी अदालत, उसमें डकैती के मामले, ठीक है, चोरी के मामले, मारपीट के, हत्या के जो मामले हैं उनकी सुनवाई हुआ करती थी। तो उसने निश्चित कर दिया कि भाई ये दीवानी न्यायालय में कार्य होगा, फौजदारी न्यायालय में ये कार्य होगा। दीवानी अदालत जो होती थी उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता था वो अंग्रेज कलेक्टर होता था। कलेक्टर यानी आज के टाइम का आप आईएएस ऑफिसर समझ लीजिए। और वो भारतीय अधिकारियों की सहायता से न्याय संबंधी कार्य किया करता था। दीवानी न्यायालयों का जो मुख्य न्यायाधीश होता था, चीफ जस्टिस। फौजदारी न्यायालयों का जो मुख्य न्यायाधीश होता था वो भारतीय होता था, और उसकी सहायता के लिए मुफ्ती और काजी हुआ करते थे। मुफ्ती काजी की सहायता से वो मुकदमे जो है उनका फैसला किया करता था। और ये जो सारे कार्य होते थे इनकी देखभाल जो है कलेक्टर ही किया करता था। इस अदालत को मृत्युदंड देने और संपत्ति जब्त करने का अधिकार नहीं था फौजदारी अदालत को। वो दीवानी अदालत को ही था, अंग्रेज कलेक्टर को ही था। ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। एक तो जमींदारों को उनके न्यायिक अधिकारों से वंचित कर दिया, और दूसरा हर एक जिले में एक दीवानी अदालत, एक फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। तीसरा पॉइंट जो है वो है कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की स्थापना। ये समझना होगा आपको क्या है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सदर दीवानी अदालत एंड सदर निजामत अदालत इन कैलकाटा। अब आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों की जो राजधानी थी भारत में पहले वो कलकत्ता थी। ठीक है। जैसे आज दिल्ली है तो उस समय कलकत्ता थी। दिल्ली तो बहुत बाद में जाके मतलब 1911-12 में जाकर दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। अब मैं ये किस लिए बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो जैसे जिले में तो स्थापित कर दिए दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत। अब दीवानी अदालत के फैसले से मान लो कोई संतुष्ट नहीं है, या फौजदारी अदालत के फैसले से कोई संतुष्ट नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? ठीक है। आज जैसे आपने कोई केस किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और फर्ज कीजिए कि आप वो केस हार जाते हैं,
और आप ये सोचते हैं कि जो है न्याय सही नहीं हुआ, तो आप कहाँ जाते हैं? नेचुरली यू मूव टू द हाई कोर्ट, है ना? यही प्रोसीजर है ना कि जो अगला एपिलेट कोर्ट होगा आप उसमें जाएंगे। इसी तरह से अगर हाई कोर्ट की कोई डिसीजन आती है, हाई कोर्ट का कोई निर्णय आता है, उससे आप मुतमईन नहीं हैं, आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? यू विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है? तो इसी प्रकार से जिले के मुकदमों का, जिले के दीवानी और फौजदारी मुकदमों की अपील सुनने के लिए कलकत्ता में 1774 में एक सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। दीवानी अदालत मतलब, दीवानी तो आप समझते हैं कौन सा, निजामत मतलब फौजदारी अदालत। सदर दीवानी अदालत का जो प्रमुख न्यायाधीश होता था वो खुद गवर्नर जनरल होता था। जिले में तो कलेक्टर होता था, ठीक है? अब ये राजधानी है, राजधानी में खुद गवर्नर जनरल उसका जो है मुख्य न्यायाधीश होता था। उसकी काउंसिल के 2 वरिष्ठ सदस्य इस अदालत के 2 अन्य न्यायाधीश होते थे। इसी तरह से सदर निजामत अदालत का जो प्रमुख होता था वो, मतलब प्रमुख क्या, न्यायाधीश जो होता था वो उप निजाम होता था। उसकी सहायता के लिए मुफ्ती, काजी और 3 मौलवी हुआ करते थे। ठीक है? इस सिस्टम को आप समझो कि उसने पहले तो कोर्ट्स की स्थापना की, अदालतों की स्थापना जिले स्तर पे, और उसके बाद उसने एपिलेट कोर्ट के रूप में कैलकाटा में उसने सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की स्थापना की। फिर उसने क्या किया कि देखिए 1773 में एक एक्ट पास हुआ था, अंग्रेजों ने एक एक्ट पास किया था जिसको कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अगर कोई सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत के फैसलों से मुतमईन नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो फिर वो अगला जो कोर्ट ऑफ अपील है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील यानी सुप्रीम कोर्ट में जो है अपनी याचिका दायर कर सकता है और अपना न्याय वो ले सकता है। इसमें एक तो प्रमुख न्यायाधीश होता था, जैसे आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। जैसे कि जो प्रथम प्रमुख न्यायाधीश था वो एलिजा इम्फे था, ठीक है? और इनकी नियुक्ति जो है इंग्लैंड के राजा के द्वारा की जाती थी, जो चीफ जस्टिस होता था, ठीक है? जैसे चीफ जस्टिस टुडे इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे उस समय इंग्लैंड का जो राजा होता था वो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट किया करता था। और इस अदालत के निर्णयों के विरुद्ध, मतलब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के भी फैसलों से संतुष्ट नहीं है तो इंग्लैंड के राजा के पास अपील की जा सकती थी। दिस वाज अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। अब उसने क्या किया, इसके बाद अगला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। उसने कानूनों का संग्रह किया। देखिए भारत में मुख्तलिफ किस्म के धर्म थे, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, और सबके अपने अपने तरीके थे न्याय देने के। हिंदुओं के अपने तरीके हैं, किसी अपराध के लिए न्याय कुछ है, मुसलमानों के अपने तरीके हैं, ठीक है? तो उसने क्या किया कि उचित न्याय करने के लिए, हिंदू और मुसलमानों को उचित न्याय देने के लिए उसने कानूनों को संकलित करवाया, संग्रह करवाया कानून का, और फिर धर्म के आधार पर ही जो है कानून, मतलब जो फैसला किया जाता था वो धर्म के हिसाब से ही किया जाता था। जिस धर्म में जो कानून बनाया गया था किसी अपराध को लेकर, उसी मुताबिक, उसके ही मुताबिक जो है उसको सज़ा या अपराध का दंड दिया जाता था। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने सभी न्यायाधीशों को ये निर्देश दिया कि वो अपनी अदालत से संबंधित जो भी कार्रवाई होती है उसका ब्यौरा रखें, जैसे पूरा रिकॉर्ड जैसे आज मेंटेन होता है अदालतों में, इसी प्रकार से तब जो है अदालतों में रिकॉर्ड मेंटेन हुआ करता था। और उन्हें ये भी आज्ञा दी गई कि वो अपनी कार्रवाई की एक एक लिखित प्रति
सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत में जो है जमा करवाएं। तो बाकी फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।